जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए जैसा कि नाम से ही आप जान पा रहे हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण का मतलब है सीखना, जो चीज़ हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। सहायक सामग्री मतलब सीखने में वो सामग्री जो सीखने में हमारी सहायता करती है, उसी को क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री। अब सबसे पहला प्रश्न हमारा यही उठता है कि शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता क्या है? क्यों शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया? देखिए दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब है कि बच्चे को पढ़ने में जो कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों को सरल कर देना, उन कठिनाइयों को आसान बना देना, ऐसा जो सामग्री करती है उसे कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। अब जैसे मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण दूँ, नॉर्मली यदि आपको बच्चे को आंधी के बारे में समझाना है ना, तो या तो आप इस तरह के मौसम का इंतजार करें जब आंधी आए, और तब बच्चे को उस बारे में बता पाएंगे। तो समझाना आज है और आंधी आएगी 6 महीने बाद, तो आप कैसे बच्चे को समझाएंगे? लेकिन अगर वहीं आप स्मार्ट बोर्ड पर जो है तेज चलती हुई हवा, उड़ती हुई धूल, गिरती हुई पेड़ों की शाखाएं, इनको दिखा करके और बच्चे को चाहें तो तत्काल बता सकते हैं कि बेटा इसी को आंधी कहते हैं। ठीक, तो अब बच्चा तुरंत सीख गया कि नहीं सीख गया? तो शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब ही है वो सामग्री जो हमारे पढ़ने पढ़ाने को आसान बनाती है, हमारी कक्षा को और आसान बनाती है और सुविधाजनक बनाती है, और अध्यापक के कार्य को थोड़ा सा हल्का कर देती है। यद्यपि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह इसीलिए इसमें सहायक सामग्री जुड़ा है, ये मुख्य सामग्री नहीं है। मुख्य सामग्री तो कक्षा में अध्यापक ही है, अध्यापक ही सबसे मुख्य है। ये शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं जो सीखने में हमारी सहायता करती हैं। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ उस प्रत्येक सामग्री से है जो हमें सीखने में सहायता करती है अथवा जिसके माध्यम से हम विषय को सरल, रोचक तथा मनोरंजक बनाते हैं। ठीक, वही चीज जो मैंने आपको समझाई। शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है, दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। 3 तरह की है। कौन कौन सी? दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। तो दृश्य का मतलब जिसे हम केवल देख कर सीखें, ध्यान रखिएगा। दृश्य का मतलब है जिसे हम केवल देख कर सीखें। श्रव्य का मतलब है जिसे देखें न, केवल सुनकर सीखें। और दृश्य श्रव्य का मतलब है जिसे हम देखें भी और सुने भी। ठीक, अब मैंने आपको एक क्लू दे दिया। अब आप खुद से एक चार्ट बनाइए जिसमें आप देखिए कि आप किन किन दृश्य सहायक सामग्रियों को जानते हैं, किन्हें श्रव्य को जानते हैं और किन किन दृश्य श्रव्य को जानते हैं। खुद से एक प्रयास करिए। आइए हम दृश्य सहायक सामग्री की बात करते हैं। दृश्य शिक्षण सामग्री का मतलब है कि वह सहायक सामग्री जिसे देखकर हम अपने विषय को आसान बनाते हैं तथा उसके माध्यम से हम सीखते हैं, उसे दृश्य सामग्री कहते हैं। मैंने कहा ना, दृश्य का मतलब यह देखना। तो जिस चीज को देख करके, जिस सामग्री को केवल देखकर, पढ़कर हम अपने विषय को आसान बनाते हैं, उसे कहते हैं दृश्य जो है शिक्षण सहायक सामग्री। पर याद रखिएगा, उसमें सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, केवल देखना, देखकर पढ़कर। तो अब जब मैंने कहा देखकर पढ़कर, तो तुरंत आपके दिमाग में पहला आया होगा कि प्रमुख दृश्य सामग्री में सबसे नंबर 1 आपके मन में आया होगा पाठ्य पुस्तक। तो जी हाँ साहब, एकदम सही है। पहली दृश्य सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री है पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक। देखिए दोस्तों, अगर पाठ्य पुस्तक न हो, जरा एक ऐसे शिक्षा की कल्पना करिए जहां पाठ्य पुस्तक न हो। बच्चा पढ़ेगा कहां से? होमवर्क कहां से होगा? कक्षा कार्य कैसे होगा? तरह तरह की समस्याएं आएंगी। और पाठ्य पुस्तक वाले पाठ में मैंने आपको ये चीज समझाया भी था कि गुरुकुल आश्रम हुआ करता था, तब गुरुजी को याद रहता था, गुरुजी बोलते थे, उनसे बच्चे याद कर लेते थे। लेकिन अगर कोई बच्चा याद करने में कमजोर है, वो कैसे सीखे बेचारा? तो पाठ्य पुस्तक हमारे लिए आज एक बेस महत्वपूर्ण ही नहीं,
अति आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री बन गई है। एक तरह से कहें तो पाठ्य पुस्तक जो है वो शिक्षा का बेस है, शिक्षा का आधार है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण सहायक सामग्री का बेस है, उसका आधार है। तो आइए पाठ्य पुस्तक के विषय में जानते हैं। पाठ्य पुस्तकें आरंभ से ही आवश्यक साधन के रूप में प्रयोग की जाती रही हैं। पठन का आधार होने के कारण इनका महत्व और बढ़ जाता। मैंने आपको बताया ना कि बिना पाठ्य पुस्तकों के कक्षा की कल्पना भी आज नहीं की जा सकती है। तो पठन का आधार है पाठ्य पुस्तकें, उसी से तो सिलेबस, उसी में सिलेबस होता है, उसी को हम पढ़ाते हैं, उसी से होमवर्क कराते हैं, उसी से क्लास वर्क कराते हैं, उसी से प्रोजेक्ट बनवाते हैं, सारा कुछ उसी पाठ्य पुस्तक पर बेस होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई शिक्षण सहायक सामग्री है तो वो है पाठ्य पुस्तक। अच्छा, पाठ्य पुस्तक का प्रयोजन निम्न है। क्यों पाठ्य पुस्तक आती है? पहला, विद्यार्थियों को कक्षा में निर्धारित पाठों की शिक्षा देने के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। भाई, जब आपके पास पढ़ाने के लिए एक निश्चित किताब होगी, उसमें फिक्स चैप्टर होंगे, तो आप पूरे वर्ष का शेड्यूल तय करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उन चैप्टर को पढ़ाएंगे। अब पता चला ना कोई पाठ्य पुस्तक है, तो गुरुजी का मन किया किसी साल 8 चैप्टर पढ़ा दिए, किसी साल नहीं समय है, गुरुजी 3 चैप्टर में साल खत्म कर दिए। बच्चे को क्या पता हमें क्या पढ़ना है, ना गार्जियन को पता, ना बच्चे को पता, सब गुरुजी पर डिपेंड है। गुरुजी मन करे तो ज्यादा पढ़ाएं, मन करे कम पढ़ाएं, क्या मतलब है ना? तो इसलिए कक्षा में निर्धारित पाठों की शिक्षा, कितने पाठ हैं, कब पढ़ाए जाने हैं, कौन पढ़ाया जाना है, इन सब के लिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता है। नंबर 2, नवीन पाठ की तैयारी के लिए भी पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि आज चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, अब कल आप लोग पाठ 2 पढ़कर आइएगा, हम इसके विषय में बात करेंगे। तो अब नए चैप्टर की तैयारी के लिए कल बच्चों को पढ़ के आने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। अगला, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए पाठ्य पुस्तक जरूरी है। भाई, हम कहते हैं ना आज जो पढ़ाया गया है कल सब लोग पढ़ करके आइएगा और हम इससे प्रश्न करेंगे। अगर पाठ्य पुस्तक नहीं रहेगी तो हम पुनरावृत्ति कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन कहाँ से किया जाएगा? तो इस तरह से पाठ की पुनरावृत्ति के लिए भी जो है हमें पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है। अगला, समान स्तर निर्माण के लिए भी पाठ्य पुस्तक जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। इसकी चर्चा मैंने बीच में ही आपसे की, बीच में ही मैंने यह बात आपसे की। मैंने आपसे कहा कि जब केवल आश्रम पद्धति थी, गुरुजी बैठकर बोल देते थे, बच्चे सुन लेते थे, तो कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी याद कर लेते थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो सुनते थे, आधा तो भूल जाता था, आधा याद रहता था, तो उनके पढ़ने न पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब पाठ्य पुस्तक होगी तो बच्चा घर पर जाएगा, माता पिता उसे तैयारी कराएंगे और इस तरह से वो मेहनत करके एक अच्छे विद्यार्थी का लेवल पा सकता है। इसलिए समान स्तर निर्माण के लिए कि सारे विद्यार्थी एक समान स्तर के हों, भाई जो कक्षा में सीख सकते हैं वो कक्षा में सीखें, घर पर सीखें, तो किसी भी तरह से उन्हें सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये रही पाठ्य पुस्तक। नंबर 2 पर हमारी आती है शिक्षण सहायक सामग्री में दृश्य में पत्र पत्रिकाएं। देखिए, पत्र पत्रिकाओं का तो अब से क्या कहूँ दोस्तों, एक जमाना ही खत्म हो गया मोबाइल के चलते। अदरवाइज पत्र पत्रिकाएं हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। पहली बात तो इससे बच्चे में पढ़ने की एक हैबिट विकसित होती है। चंपक, नंदन न, इस तरह से तमाम जो है बाल हंस, तमाम पहले बाल पत्रिकाएं आती थी, चंपक, नंदन, बाल हंस, तमाम पत्रिकाएं आती थी और हम लोग बचपन में इन पत्रिकाओं को बड़ी रुचि से पढ़ते थे। उसमें अच्छी अच्छी कहानियां होती थी। कहानी पढ़ने से, देखिए पत्रिका से पढ़ने से होता क्या है, बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास होता है। जैसे पत्रिका में कहानी दी गई है, अब बच्चा आधे कहानी पढ़ेगा, उसके अंत की कल्पना करने लगेगा। तो इस तरह से बालक के कल्पना शक्ति का विकास होता है, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, उसके अंदर सृजनशीलता का विकास होता है पत्रिकाओं से। जैसे पत्रिकाओं में तमाम जो है वर्ग पहेलियां आदि दी गई होती हैं। अब बच्चा शब्दों को अब खुद से जो, जैसे क दिया, एक खाना छोड़ के ल दे दिया, अब बच्चे ने देखा क है, ल है, बीच में अगर म भर दूं तो कमल बन जाएगा। तो बच्चे की सृजनशीलता का विकास होता है, उसकी बुद्धि तेज होती है। तमाम, जैसे आप देखते होंगे पत्र पत्रिकाओं में दिया रहता है, एक जगह चूहा बना दिया, एक जगह बिल्ली बना दिया और बीच में राउंड राउंड ऐसे बना दिया और कहा कि इस बिल्ली को चूहे तक पहुंचाइए, बिल्ली भूखी है, उसे
चूहे तक पहुंचाइए। अब बच्चा उसमें से कौन सा रास्ता सही है उसे चुनेगा, तो इस तरह से उसकी जो है तार्किक उसकी बुद्धि भी तेज होती है। तो तमाम तरह से पत्र पत्रिकाएं, और एक चीज़ और है, हमारे आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण में पत्र पत्रिकाओं का बहुत योगदान है। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक राजा के 2 बच्चे थे जो कि बहुत ही उदंड थे, शैतान थे, पढ़ते नहीं थे। बार बार उन बच्चों को जो है, जो भी शिक्षक राजा लाते वो उन्हें तंग करके भगा देते, नौकरों के साथ अभद्र व्यवहार करते। उनमें राजकुमार का कोई गुण ही परिलक्षित नहीं होता था। अंत में महाराज एकदम डिप्रेशन में चले गए, निराश हो गए। उनको लगा कि हमारे यहाँ तो ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो उसी समय जो है विष्णु शर्मा नामक एक आचार्य थे, उनको उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि गुरुजी आप मेरे बच्चों को सिखा पढ़ा कर एक योग्य राजकुमार बना दीजिए, मैं आपको अपना आधा राजपाट दे दूंगा। यहाँ तक तैयार हो गए। तो विष्णु शर्मा जी ने कहा महाराज आप परेशान ना हो, मैं इनको सिखाऊंगा। पता है वो बच्चों को कुछ नहीं सिखाते थे, कभी कुछ नहीं पढ़ाया उन्होंने। वो रोज बच्चों को 2-2 कहानियां सुनाते थे और बच्चे बड़े मन से एकदम पढ़ने का समय हो तो बैठ जाते थे कि अब तो कहानी सुनने को मिलेगी। वो बच्चों को रोज 2-2 कहानियां सुनाते थे और उन कहानियों से पूछते थे कि इसका अंत क्या है, इससे आपने क्या सीखा। तो बच्चे बताते थे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम मेहनत से करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। बताते बताते धीरे धीरे वो बातें उनके खुद के व्यवहार में आती चली गई। भाई जब आपने कहा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और आप किसी से झूठ बोलेंगे तो लगेगा कि यार अभी तो हमने सीखा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और हम खुद झूठ बोल रहे हैं। तो कहीं कहीं वो बात 2 बार 4 बार आप उसको दबाकर झूठ बोलेंगे, लेकिन फिर अगली बार वो बात आपको नॉर्मल कर लेगी। तो कहने का मतलब यही है कि धीरे धीरे वो बच्चे एक अच्छे बच्चे बन गए और जब अच्छे बच्चे बन गए तब विष्णु शर्मा ने कहा महाराज अब कोई शिक्षक लाइए, ये पढ़ लेंगे। और उन्हीं कहानियों का संकलन किया गया पंचतंत्र की कहानियां के नाम से, जिसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। तो कहने का मतलब यही है, कहानियां जो हैं पत्र पत्रिकाओं में दी गई कहानियां आदि पत्र पत्रिकाएं हमारे व्यक्तित्व के विकास में भी आवश्यक है। जिस तरह से पत्र पत्रिका तमाम तरह से शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में है, तो देखिए वही चीज यहाँ भी लिखा है दोस्त, पत्र पत्रिकाएं बालक की कल्पना शक्ति, सृजनशीलता एवं बुद्धि का विकास करती हैं। पत्र पत्रिकाएं प्रत्येक उम्र के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हैं। बिल्कुल जो है हर उम्र के लोग पत्रिकाएं पढ़ते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं साधन है साध्य नहीं। देखिए साधन और साध्य क्या होता है। साध्य का मतलब लक्ष्य होता है और साधन का मतलब उसको पाने के जो लिए हम जिस तरह से जिन जिन चीज़ों की जरूरत हमें होती है। तो लक्ष्य तो हमारा है शिक्षा प्राप्त करना, साधन तो शिक्षा जो है हमें ज्ञान है, साध्य हमारा ज्ञान है और उसका माध्यम है पत्र पत्रिकाएं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा पत्र पत्रिकाएं साधन है, ये साध्य नहीं है। ठीक है, साध्य है हमारा क्या, साध्य है हमारा ज्ञान और साधन है पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाएं विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ये भी बात है, जैसे छोटा बच्चा है उसे आप चंपक दीजिए, नंदन दीजिए। अब अगर उस बच्चे को आप हंस दे देंगे पढ़ने के लिए, उस बच्चे को आप जो है वागर्थ दे देंगे तो वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसके लेवल से बहुत ऊपर की बात है। तो उसके स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। अगला है श्यामपट। अगली सहायक शिक्षण सहायक सामग्री है दृश्य में श्यामपट। देखिए श्यामपट किसी भी कक्षा का अनिवार्य अंग है। बिना श्यामपट के कक्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। भाई आप सोचिए कोई ऐसा क्लासरूम हो सकता है जिसमें बोर्ड न लगा हो। हम क्लास में जब घुसते हैं बोर्ड डेस्क टेबल इन्हीं को देखते ही तुरंत समझ में आता है कि ये क्लास है। अगर बोर्ड ही ना लगा हो तो लगेगा कि यार ये कैसा क्लास है, ये तो कोई जो है थिएटर है कि क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको। तो बोर्ड जो है ये श्यामपट कक्षा का अनिवार्य अंग है, साथ ही हर कक्षा में यह जरूरी है। और श्यामपट का उपयोग क्या है, तो तमाम उपयोग है, आप व्यवहारिक जीवन से खुद समझ सकते हैं कि श्यामपट जो है अध्यापक व्याख्या के लिए। अब भाई देखिए हमने आज इस पर लिखा है और इसकी व्याख्या करके आपको समझा रहे हैं। प्रश्न करने के लिए क्वेश्चन लिख दिया कि क्वेश्चन लिखिए, घर से आंसर लिख कर लाइएगा। ग्राफ बनाने के लिए, मानचित्र बनाने के लिए, तमाम तरह से गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए, विज्ञान के चित्रों को हल बनाने के लिए, जो है कला में चित्रों को बनाने के लिए तमाम तरह से अध्यापक श्यामपट का प्रयोग करता है। तो श्यामपट एक महत्वपूर्ण शिक्षण सहायक सामग्री है। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, कक्षा में जो श्यामपट है उसे न तो बहुत छोटा होना चाहिए न बहुत बड़ा होना चाहिए, मध्यम साइज का होना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक सीधा सीधा क्वेश्चन है, देखिए ये दोनों चीजें एक क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाएं साधन है साध्य नहीं। और ये अध्यापक को कभी भी बीच में खड़े होकर श्यामपट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा
बाईं ओर खड़े होकर के दाहिनी तरफ जो है बाएं से दाएं लिखते चले जाना चाहिए। अब अगर अध्यापक यहाँ खड़ा हो गया और यहाँ लिख रहा है तो पीछे बच्चों को क्या पता चलेगा। अच्छा, एक चीज और भी है, लिखते समय अध्यापक को, श्यामपट्ट पर लिखते समय अध्यापक को बोल बोल कर लिखना चाहिए। यह पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। अब जो है अध्यापक को बोल बोल कर लिखना चाहिए, अध्यापक को बोल बोल कर लिखना चाहिए। क्यों बोल बोल कर लिखना चाहिए? क्योंकि कक्षा में कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो केवल सुनकर भी लिख लेते हैं। तो जब आप बोल बोल कर लिखेंगे तो कुछ बच्चे सुनकर लिख लेंगे, जो सुनकर नहीं लिख पाएंगे वो देख कर लिख लेंगे। इस तरह से श्यामपट्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है मानचित्र। मानचित्र का मतलब आप जान ही रहे, अगला है मानचित्र। मानचित्र का मतलब आप जान ही रहे, मैप। मानचित्र के माध्यम से भूगोल आदि विषयों को बड़ी आसानी से पढ़ाया जाता है। बिना इनके भूगोल आदि विषयों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, पढ़ने पढ़ाने की बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन मानचित्र का प्रयोग हम हिंदी में भी कर सकते हैं। जैसे अब आपने उत्तर प्रदेश का मानचित्र लिया और जो भी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण कवि हैं, संत हैं, भक्त हैं, उनके जो है जन्म स्थान को आपने मानचित्र के माध्यम से बच्चों को समझा दिया। अब बच्चे ने उसको मानचित्र पर समझ लिया और उसको याद हो गया। तो इस तरह से मानचित्र का प्रयोग भी कक्षा में किया जाता है शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में। अगला है चार्ट। देखिए, छोटी कक्षा के लिए चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप जब भी छोटी कक्षा में जाते होंगे, आप देखते होंगे छोटी कक्षा के बच्चों की कक्षा में चार्ट दीवालों पर हमेशा लगा होता है। तो चार्ट में क्या है, चार्ट में अलग अलग चीजें बनाई गई होती हैं। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का चार्ट है तो उसमें बस, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, इस तरह के तमाम चित्र बने हैं। अब उसके माध्यम से हम बच्चे को आसानी से समझा सकते हैं कि ये हमारे यातायात के साधन हैं। हमें बच्चे को फल पढ़ाने हैं तो आम, सेब, केला, अमरूद सब बना हुआ है, उससे हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। हमें बच्चे को वेजिटेबल पढ़ानी है तो हम चार्ट के माध्यम से बड़े आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह छोटी कक्षा के लिए चार्ट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है। फलों के नाम, यातायात आदि दो एक तो मैंने लिख दिया है, बाकी आप खुद जो है व्यवहारिक रूप से समझ रहे हैं, को बड़े आसानी से इसमें पढ़ाया जा सकता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां चर्चा करेंगे श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री और दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री की। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।